आज हम भारत में समावेशी शिक्षा और विकलांगता से जुड़े अधिकारों के सफर को समझने निकले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 1995 के एक फाउंडेशनल कानून से लेकर 2016 के एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव तक की कहानी बताते हैं। हम देखेंगे कि कैसे विकलांगता की परिभाषा और उसके मायने ही बदल गए। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कानूनों के पन्ने पलटने जैसा नहीं है। सही। ये असल में समाज की सोच में आए एक जमीनी बदलाव को समझने जैसा है। हम कमी वाली सोच से विविधता और अधिकार वाली सोच की तरफ कैसे बढ़े, आज की चर्चा इसी के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1995 के PWD एक्ट से, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। जी। ये भारत में इस दिशा में पहला बड़ा और व्यापक कानून था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या इससे पहले कुछ भी नहीं था? ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं थीं, पर एक राष्ट्रीय स्तर के मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की कमी थी। अच्छा। इसकी असली वजह हमें 1992 में मिलती है, जब एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो आयोग है, ईस्कैप, हाँ। उन्होंने 1993 से 2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों का दशक घोषित किया। भारत उस घोषणा का एक सिग्नेटरी था और उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये कानून लाया गया। अच्छा, तो मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा का नतीजा था। तो इस कानून के मुख्य लक्ष्य क्या थे? क्या हासिल करना चाहता था ये एक्ट? देखिए, इसके उद्देश्य बहुत साफ थे। पहला तो ये कि विकलांग व्यक्तियों के प्रति सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्हें तय करना। ठीक है। दूसरा, एक बाधा मुक्त वातावरण मतलब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने की नींव रखना। तीसरा, उनके शोषण को रोकना। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इस एक्ट में जहां तक मुझे पता है सिर्फ 7 तरह की विकलांगताओं को ही मान्यता दी गई थी। जी, सिर्फ 7। अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, सुनने में अक्षमता, चलने फिरने में अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। आज के समय से देखें तो ये संख्या काफी कम लगती है। क्या उस समय विकलांगता की समझ इतनी ही सीमित थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उस समय ज्यादातर ध्यान उन विकलांगताओं पर था जो शारीरिक रूप से मतलब दिखाई देती थीं। अच्छा, जो विजिबल थी। हाँ, या जिन्हें पारंपरिक रूप से विकलांगता माना जाता था। न्यूरोडाइवर्सिटी या ब्लड डिसऑर्डर्स जैसी चीजों को कानूनी परिभाषा में लाना वो बहुत बाद में हुआ। तो हाँ, उस समय की समझ शारीरिक और संवेदी अक्षमताओं तक ही थी। और इन परिभाषाओं में भी काफी तकनीकी चीजें थीं, जैसे अंधापन को कैसे परिभाषित किया गया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। परिभाषा स्नेलन चार्ट पर आधारित थी। वो जो हम सब ने आंखों की जांच के समय देखा। बिल्कुल वही। एक्ट के अनुसार अंधापन का मतलब था 60-60 या 20/200 से कम की दृष्टि। 660। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? ऐसे समझिए कि एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जिस चीज को 60 मीटर की दूरी से साफ देख सकता है, हाँ, उसे देखने के लिए इस परिभाषा के तहत आने वाले व्यक्ति को सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर लाना होगा। अरे ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये थोड़ा कम दिखना नहीं बल्कि गंभीर दृष्टिहीनता की बात है। बिल्कुल। और सुनने की अक्षमता के बारे में क्या? इसी तरह हियरिंग इम्पेयरमेंट की परिभाषा थी 60 डेसिबल या उससे ज्यादा की श्रवण हानि। 60 डेसिबल। अब सोचिए कि दो लोगों की फुसफुसाहट लगभग 30 डेसिबल की होती है। हाँ। और सामान्य बातचीत 50 से 60 डेसिबल के आसपास। अच्छा। इसका मतलब है कि इस परिभाषा के तहत आने वाले व्यक्ति को सामान्य बातचीत सुनने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। इन परिभाषाओं के अलावा इस कानून में कुछ ठोस प्रावधान भी थे, जैसे शिक्षा और रोजगार को लेकर। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में 18 साल की उम्र तक विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। और रोजगार में सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अच्छा। इसमें एक बहुत जरूरी नियम था कैरी फॉरवर्ड का। मतलब अगर किसी साल विकलांग कोटे की सीट नहीं भरती तो वो लैप्स नहीं होगी। नहीं, वो सीट अगले साल उसी कोटे में जुड़ जाएगी। उसे सामान्य कोटे में नहीं डाला जा सकता। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो 1995 का कानून एक बहुत जरूरी पहला कदम था, लेकिन 2 दशकों में दुनिया बहुत बदल जाती है। बिल्कुल। हमारी समझ भी बढ़ी होगी। तो क्या 2016 तक आते आते ये कानून पुराना पड़ने लगा था? जरूरतें बदल गई थी? बिल्कुल।
समय के साथ ये साफ हो गया कि 1995 का कानून अपर्याप्त था। विकलांगता को लेकर वैश्विक स्तर पर समझ बहुत बढ़ चुकी थी। खासकर 2006 में संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन, मतलब UNCRPD के आने के बाद। हाँ, भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। जी, तो अब जरूरत एक ऐसे कानून की थी जो सिर्फ कल्याण या दया पर नहीं बल्कि अधिकारों पर आधारित हो। अच्छा। इसी जरूरत ने 2016 के RPWD एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को जन्म दिया। राइट्स, अधिकार, ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस नए कानून में सबसे बड़े बदलाव क्या थे? सबसे बड़ा और मैं कहूंगा सबसे क्रांतिकारी बदलाव था विकलांगताओं की संख्या में। हाँ, जहां पुराने एक्ट में सिर्फ 7 विकलांगताएं थी, वहीं नए एक्ट में ये लिस्ट 7 से बढ़ाकर सीधे 21 कर दी गई। 7 से 21, ये तो एक छलांग थी। बिल्कुल। इसमें कौन-कौन सी नई स्थितियां शामिल की गई? इस लिस्ट में विकलांगता की परिभाषा को ही बदल दिया। इसमें ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, बौनापन, ये सब शामिल हुए। साथ ही थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स को भी जगह मिली। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ था एसिड अटैक सर्वाइवर्स और पार्किंसंस रोग का। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को शामिल करना, ये तो इस बात को भी मान्यता देता है कि विकलांगता सिर्फ जन्मजात नहीं होती, बल्कि हिंसा का नतीजा भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये विकलांगता के सामाजिक कारणों को स्वीकार करना था। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया और न्याय के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान किया गया। आपने UNCRPD का जिक्र किया था। इस नए कानून पर उसका क्या असर पड़ा? उसका बहुत गहरा असर था। UNCRPD की वजह से ये कानून सिर्फ एक कल्याणकारी या वेलफेयर टेस्ट कानून नहीं रहा, बल्कि एक मानवाधिकार आधारित, मतलब राइट्स बेस्ड कानून बन गया। अब यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। मैं यही पूछने वाली थी जी। कल्याण और अधिकार में क्या फर्क है? सुनने में तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। देखिए, कल्याण का मतलब है कि सरकार आप पर एक तरह का एहसान कर रही है, एक चैरिटी वाली सोच है। अच्छा। लेकिन अधिकार का मतलब है कि ये आपका हक है, ये कोई भीख नहीं है। और अगर आपका अधिकार आपको नहीं मिलता तो आप सरकार को अदालत में ले जा सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं। बिल्कुल। इस एक बदलाव ने विकलांग व्यक्तियों को दया के पात्र से निकालकर एक सशक्त नागरिक का दर्जा दिया। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये जो कानूनी बदलाव हुए, ये दिखाते हैं कि हमारी समझ कितनी गहरी हुई है और हमारे स्रोत कुछ बुनियादी शब्दों के फर्क को भी समझाते हैं, जैसे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। जी। ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर इनके मतलब बहुत अलग है। हाँ, और इस फर्क को समझना पूरी बहस का मतलब सार है। इसे एक क्रम में देखते हैं। सबसे पहले आता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट यह शरीर के स्तर पर होता है, मतलब किसी अंग या शारीरिक संरचना में कोई कमी, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगना एक इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ये शारीरिक या बायोलॉजिकल स्तर पर है। इसके बाद आती है डिसेबिलिटी। यह व्यक्ति के स्तर पर होती है। यह उस इम्पेयरमेंट की वजह से किसी रोजमर्रा के काम को करने में आने वाली अक्षमता है। अच्छा। जैसे चोट के कारण चल न पाना एक डिसेबिलिटी है। तो इम्पेयरमेंट कारण है और डिसेबिलिटी उसका नतीजा। तो फिर हैंडीकैप क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव छिपा है। हैंडीकैप समाज के स्तर पर होता है। समाज के स्तर पर? हाँ, ये वो सामाजिक या ढांचागत बाधा है जो एक व्यक्ति को अपनी डिसेबिलिटी के कारण झेलनी पड़ती है। जैसे एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर है, ये उसकी डिसेबिलिटी है, लेकिन जब वो किसी ऐसी इमारत में जाना चाहता है जिसमें रैंप नहीं है, सिर्फ सीढ़ियां हैं, तो वो अंदर नहीं जा सकता। हाँ, तो उस इमारत में घुस न पाना उसका हैंडीकैप है। एक मिनट, इसका मतलब इम्पेयरमेंट मेरे शरीर में है, डिसेबिलिटी उसका एक नतीजा है, लेकिन हैंडीकैप समाज मेरे ऊपर थोपता है। बिल्कुल। समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की बनावट में है। यही सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है। पहले मेडिकल मॉडल था जो कहता था कि व्यक्ति खराब है, उसे ठीक करो। सोशल मॉडल कहता है कि व्यक्ति ठीक है, समाज की बनावट और सोच खराब है, उसे बदलो। वाह, ये फर्क तो जबरदस्त है। और यही सोच हमें शिक्षा के बदलते मॉडलों में भी दिखाई देती है। हाँ, इसकी भी एक यात्रा है जो समाज की सोच को दर्शाती है। सबसे पहले था बहिष्करण, एक्सक्लूजन का दौर। मतलब स्कूल ही नहीं जा सकते, सीधी सी बात, आप शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर हैं। फिर शायद स्पेशल स्कूल का दौर आया होगा। सही, उसे कहते हैं पृथक्करण, सेग्रीगेशन। इसमें विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल बनाए गए। उन्हें शिक्षा तो मिल रही थी,
लेकिन समाज से अलग थलग करके। इसके बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुईं और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन का मॉडल आया। इसका क्या मतलब था? इंटीग्रेशन में विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला तो दिया गया, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। अच्छा। बच्चे से उम्मीद की जाती थी कि वो मौजूदा सिस्टम में खुद को फिट करें। ठीक है, तुम हमारी क्लास में आ सकते हो, पर अब हमारे हिसाब से चलो। इसमें तो सारा बोझ बच्चे पर ही डाल दिया गया। बिल्कुल। और इसीलिए अब हम जिस मॉडल की बात करते हैं वो है समावेशन, इंक्लूजन। इंक्लूजन। यहाँ सोच 180 डिग्री घूम जाती है। यहाँ सिस्टम को बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदला जाता है। स्कूल कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं। क्या बात है। व्यवस्था बच्चे के लिए बदली, न कि बच्चा व्यवस्था के लिए। ये उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। इसमें समानता के साथ साथ समता यानी इक्विटी का भी विचार है। सही कहा। और अब तो एक नया शब्द भी उभर रहा है, यूनाइटेड। ये समावेशन से भी एक कदम आगे की सोच है। यूनाइटेड। इसका मतलब है कि हम सब बस एक हैं। यहाँ विकलांगता को एक अलग श्रेणी की तरह देखा ही नहीं जाता, बल्कि मानवीय विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। ये अभी एक आदर्श है, लेकिन मंजिल यही है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत में विकलांगता को लेकर कानूनी सफर 7 विकलांगताओं से शुरू होकर 21 तक पहुंचा, और कैसे शिक्षा का मॉडल अलग स्कूलों से बढ़कर सबके लिए एक स्कूल की सोच तक विकसित हुआ। ये सिर्फ कानूनों का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी एक बहुत लंबा और जरूरी सफर रहा है। और आज के इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि कैसे विकलांगता को देखने का नजरिया मेडिकल मॉडल से सोशल मॉडल की तरफ बढ़ा है। यानी समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि समाज द्वारा खड़ी की गई बाधाओं में है। हाँ, चाहे वो सीढ़ियां हों या हमारी सोच। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ स्कूलों और कानूनी किताबों तक ही क्यों सीमित रहे। हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, अपने दफ्तरों में, अपने आस पड़ोस में इस सोच को कैसे ला सकते हैं, ताकि माहौल सच में बाधा मुक्त सिर्फ रैंप और लिफ्ट से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता से भी हो सके। बिल्कुल।